स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं और भारतीय समाज सुधार आंदोलनों की पूरी जानकारी लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे। कैसे 19वीं सदी में भारत में सामाजिक जागरण की एक ऐतिहासिक लहर उठी और इसने पूरे देश को बदल कर रख दिया। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सोचिए जरा, सदियों से जो समाज पुरानी रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था, उसमें अचानक ऐसा क्या हुआ कि आधुनिक अधिकारों की बात होने लगी। 19वीं सदी की बस एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे देश में आधुनिक नागरिक अधिकारों के लिए बदलाव की आग कैसे लगा दी, यही तो समझना है हमें। भाग 1, बंगाल से पुनर्जागरण की शुरुआत। जाहिर सी बात है, इस शानदार कहानी और पुनर्जागरण की पहली चिंगारी स्वाभाविक रूप से बंगाल से ही उठी थी। अब जरा राजा राम मोहन राय की इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा था। इन्होंने तो जैसे एक के बाद एक क्रांति हिला दी। 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज बनाया, 1821 में संवाद कौमुदी निकाली, 1825 में वेदांत कॉलेज और फिर 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत ही कर दिया। सच में इन्होंने आधुनिक भारत को कदम दर कदम गढ़ा है, इसीलिए तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? 1828 में बना ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय को फारसी, बंगाली, अंग्रेजी और उर्दू सब आती थी और इन्होंने अपनी पब्लिकेशन संवाद कौमुदी के जरिए सती जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लगातार हल्ला बोला। दुर्भाग्य से 1833 में लंदन में मेनिंजाइटिस से इनका निधन हो गया। लेकिन हाँ, उसी दौर में 1828 के आसपास ही हेनरी विवियन डेरोजियो के यंग बंगाल आंदोलन ने भी भारतीय प्रेस की आज़ादी की मांग तेज कर दी थी। बदलाव हर तरफ से आ रहा था। लेकिन रॉयजू के बाद क्या हुआ? आंदोलन आगे तो बढ़ा। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने कमान भी संभाली, पर बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के विचारों में वैचारिक मतभेद हो गया। नतीजा 1865 में ब्रह्म समाज दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ बना देवेंद्रनाथ टैगोर का भारतीय आदि ब्रह्म समाज और दूसरी तरफ केशव चंद्र सेन का नवीन ब्रह्म समाज। भाग 2, आर्य समाज और स्वदेशी विचार। जैसे जैसे यह बौद्धिक आंदोलन मैच्योर हुआ, वैसे वैसे हमारी अपनी पहचान और स्वदेशी भावना ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। भारत भारतीयों के लिए है और वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती के ये नारे उस वक्त किसी धमाके से कम नहीं थे। 1875 में बंबई में जब आर्य समाज बना तो इसने आम जनता में गजब की ऊर्जा भर दी और देखते ही देखते 1877 तक इसकी एक ब्रांच लाहौर में भी खुल गई। आर्य समाज के बारे में एक बात बिल्कुल साफ थी, इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का एकदम आक्रामक तरीके से विरोध किया, लेकिन साथ ही महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का पूरा सपोर्ट भी किया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दयानंद सरस्वती वो पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया, जिससे राष्ट्रीय एकता की नींव पड़ी। इनके विचार सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में आज भी देखे जा सकते हैं और इन्हीं के शिष्यों ने आगे चल के 1886 में डीएवी कॉलेजों की स्थापना की। यहाँ इन ऐतिहासिक स्रोत नोट्स को देखने पर एक बड़ा ही हैरान करने वाला फैक्ट सामने आता है। उस वक्त के एक लेखक थे वैलेंटाइन शिरोल। उन्होंने अपनी किताब इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता तक कह डाला था। मतलब आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत पर आर्य समाज का कितना गहरा और जबरदस्त असर पड़ रहा था। भाग 3, आध्यात्मिक और वैश्विक चेतना। भाई, ये आंदोलन सिर्फ उपमहाद्वीप तक तो रुकने वाला था नहीं, इससे तो भारतीय आध्यात्मवाद को पूरी दुनिया के मंच पर ले जाना ही था। जरा इस विकास क्रम को देखिए। स्वामी विवेकानंद ने कैसे भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया में व्यवस्थित रूप से फैलाया। 1887 में बेलूर मठ की स्थापना हुई, फिर 1893 का वो ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन, जिसे कौन भूल सकता है। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी बनी और 1897 में उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में बेलूर मठ को रामकृष्ण मिशन का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ही बना दिया। कितनी कमाल की बात है ना। खेतड़ी के महाराजा से स्वामी विवेकानंद का नाम पाने वाले इस महापुरुष को उनकी गजब की ऊर्जा के वजह से तूफानी हिंदू या हिंदू नेपोलियन कहा जाता था। और सुभाष चंद्र बोस ने तो इन्हें सीधे भारत का आध्यात्मिक गुरु ही मान लिया था। वैसे इस सब में इंटरनेशनल सहयोगियों का रोल भी कम नहीं था। 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल ऑलकाट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई, जो हमारे हिंदू धर्म और उपनिषदों से बहुत गहराई से प्रेरित थी।
1886 में ये लोग अपना हेडक्वार्टर मद्रास के अडियार ले आए और इसी संस्था की सदस्य एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जो आगे चलकर 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से शानदार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU बन गया। चलिए अब चलते हैं चौथे हिस्से की ओर, पश्चिम भारत का सामाजिक उत्थान। उस वक्त पश्चिमी मोर्चे पर भी एक समानांतर सांस्कृतिक पुनर्जागरण बड़ी तेजी से आकार ले रहा था और इनका फोकस था बड़े बड़े संस्थान बनाने पर। यहाँ देखिए, 1864 में मद्रास में स्थापित वेद समाज और 1867 में बंबई में बना प्रार्थना समाज, ये दोनों ही प्रमुख संस्थाएं ब्रह्म समाज के लीडर केशव चंद्र सेन की यात्राओं और उनके प्रभाव से सीधे तौर पर प्रेरित थीं। इससे साफ पता चलता है कि उस समय देश भर में विचारों की ये लहर एक दूसरे से कितनी मजबूती से जुड़ी हुई थी। यहाँ महादेव गोविंद रानाडे ने संरचनात्मक सुधारों के एक अविश्वसनीय युग का नेतृत्व किया। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनरुद्धारण का अग्रदूत कहा जाता है इन्हें। इन्होंने दलितों के लिए दलित जाति मंडला, शिक्षा के लिए 1884 में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी और 1891 में विधवा पुनर्विवाह संघ बनाया। और हाँ, इसी कड़ी में 1916 में DK कर्वे ने बंबई में भारत का पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय शुरू किया। वैसे याद रहे, इन सबसे बहुत पहले 1849 में ही सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए परमहंस मंडली भी बन चुकी थी। और अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी और 5वें भाग पर, समानता और अधिकारों की लड़ाई। ये लड़ाई थी जाति व्यवस्था के खिलाफ एकदम जमीनी, कट्टर और बिना किसी समझौते वाली टक्कर। सीधे इस ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट को देखने पर हमें ज्योतिराव फूले की 1873 में छपी किताब गुलामगिरी के बारे में पता चलता है। इस किताब ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को कड़ी चुनौती दी और पुरोहित वर्ग को समाज के शोषक के रूप में बेनकाब किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसी सोच के साथ 1873 में ज्योतिबा फूले ने मुंबई में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका सीधा सा मकसद था निचली जातियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चंगुल से आजाद कराना और हाशिए पर पड़े लोगों को उनका सम्मान दिलाना। ये सीधे तौर पर एक जबरदस्त बौद्धिक प्रहार था। और अगर हम दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो वहां श्री नारायण गुरु ने अपने आंदोलन को एक बहुत ही स्पष्ट और सबको जोड़ने वाले नारे के साथ आगे बढ़ाया। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर हैं। इस एक लाइन ने सदियों से चले आ रहे विभाजन को मिटाने का महत्वपूर्ण काम किया। यही विचारधारा आगे चलकर 1924 के वायकॉम सत्याग्रह में बदल गई। केरल में चलाए गए इस ऐतिहासिक आंदोलन का बस एक केंद्रित लक्ष्य था, निचली जातियों को मंदिर में जाने का अधिकार दिलाना। और छुआछूत की इन भौतिक बाधाओं को तोड़ने का ये अभियान अंततः एक बेहद सफल आंदोलन साबित हुआ। इस एक्सप्लेनर में सीधे 19वीं और 20वीं सदी के भारत में चलते हैं। ये कोई आम दौर नहीं था, बल्कि एक ऐसा समय था जब सदियों पुरानी परंपराएं पहली बार आधुनिक कानूनों से सीधे टकरा रही थीं। आज हम मूल दस्तावेजों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन कड़े सुधार कानूनों और वैचारिक आंदोलनों ने उस आधुनिक भारतीय समाज की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। अगर हम इस दौर की गहराई में जाएं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये महज सत्ता का खेल नहीं था। ये सभ्यताओं का एक बहुत बड़ा टकराव था। एक तरफ हमारी प्राचीन परंपराएं खड़ी थीं और दूसरी तरफ ब्रिटिश राज की आधुनिक विधायी शक्तियां। इस जबरदस्त टकराव ने समाज में बदलाव की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसे रोकना फिर किसी के बस में नहीं था। इस उथल-पुथल की असल शुरुआत होती है समाज की सबसे कठोर प्रथाओं पर सीधे वार करने से। जरा सोचिए, 1829 में जब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, तो वो समाज के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। इसके बाद 1870 में राजपूताना और पंजाब जैसे इलाकों में कन्या शिशु हत्या को रोकने के लिए कड़े कानून लाए गए। और हाँ, लॉर्ड हार्डिंग ने गोंड जनजाति में चल रही नरबली प्रथा को भी खत्म किया। सच कहें तो ये महज कागजी कानून नहीं थे, बल्कि एक सोए हुए समाज को झकझोरकर जगाने वाले शुरुआती कदम थे। इसी कड़ी में जब हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालते हैं तो विधवा पुनर्विवाह का लंबा संघर्ष सामने आता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे जुलाई 1856 में जेपी ग्रांट के लगातार प्रयासों ने अंततः विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शक्ल ले ली। 13 जुलाई 1856 को जब यह कानून पास हुआ तो यह लाखों महिलाओं के जीवन में रोशनी की एक नई किरण लेकर आया।
और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस कानून का जमीनी असर भी बहुत जल्द देखने को मिला। महान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आ ही गया जब श्री चंद्र विद्यारत्न और कालीमती देवी का विवाह संपन्न हुआ। ये इस नए कानून के तहत पहला मान्यता प्राप्त विधवा विवाह था। लिटरली इस एक घटना ने उस समय के रूढ़िवादी समाज की सोच को एक सीधी और सबसे साहसिक चुनौती दी थी। विधवाओं के अधिकारों के बाद सुधारों का ये कारवां बच्चों का बचपन बचाने की तरफ मुड़ गया। बाल विवाह के खिलाफ ये कानूनी लड़ाई लिटरली एक सदी तक चली। ये शुरुआत होती है 1870 में, जब केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की नींव रखी। फिर 1872 के बाल विवाह अधिनियम में लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 साल तय की गई। लेकिन इसके बाद 1891 में बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, जिसमें नियम 12 के तहत उम्र 12 साल कर दी गई। फिर 1930 में हरविलास शारदा का मशहूर शारदा अधिनियम आया, जिसने फिर से उम्र 14 साल सेट की। और आज़ादी के बाद 1949 और 1978 के संशोधनों ने इस उम्र को बढ़ाकर 15 और अंततः 18 साल तक पहुंचा दिया। ये वाकई एक लगातार चलने वाली जद्दोजहद थी। खैर, एक तरफ तो सत्ता सामाजिक व्यवहार तय करने के लिए कानून बना रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त धार्मिक समुदायों के भीतर भी एक गहरा आत्ममंथन चल रहा था। मुस्लिम समाज की बात करें तो ये हलचल वहाबी आंदोलन से शुरू हुई। सैयद अहमद बरेलवी द्वारा शुरू किया गया ये आंदोलन बरेली से उठा और इसका मुख्य केंद्र बना पटना। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, बल्कि पश्चिमी संस्कृति के खिलाफ एक बेहद संगठित और कड़ा रुख था। बंगाल में टीटू मीर ने इसकी कमान संभाली और इसकी जड़ें काफी गहरी कर दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। वहाबी आंदोलन के इस कड़े विरोध के बिल्कुल उलट एक दूसरा रास्ता भी तैयार हो रहा था, अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान का विजन बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि अगर मुसलमानों को आगे बढ़ना है तो उन्हें अंग्रेजी उच्च शिक्षा अपनानी होगी और ब्रिटिश राज के साथ लॉयल्टी दिखानी होगी। इसी सोच का नतीजा था 1875 में बना अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अपने विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने 1870 में तहजीबुल अखलाक पत्रिका निकाली और राजभक्त मुसलमान जैसी किताबें भी प्रकाशित की। अब एक ही समय में समाज कैसे दो अलग दिशाओं में सोच सकता है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है देवबंद आंदोलन। अलीगढ़ के आधुनिकीकरण के ठीक पैरेलल यूपी के सहारनपुर में एक बिल्कुल अलग वैचारिक लहर चल रही थी। उलेमा मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही ने देवबंद की स्थापना की, जो पूरी तरह से एक रिवाइवलिस्ट या पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। इनका विजन एकदम क्लियर था, पश्चिमी संस्कृति का विरोध करो, कुरान और हदीस की परंपरागत शिक्षा को बढ़ावा दो और विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद की भावना को जिंदा रखो। तो असली कहानी इन दोनों विपरीत विचारधाराओं के एक साथ पनपने में ही छिपी है। आइए इनकी तुलना करते हैं। एक तरफ अलीगढ़ आंदोलन है, जो पश्चिमी शिक्षा का फुल सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटिश राज के प्रति वफादार है और आधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है। और दूसरी तरफ है देवबंद आंदोलन, जो पश्चिमी संस्कृति को सिरे से नकार रहा है, विदेशी शासकों का विरोध कर रहा है और पूरी तरह से पारंपरिक इस्लामी शिक्षा पर फोकस कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ दो संस्थाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ही समाज के भीतर चल रहा एक बहुत ही इंटेंस वैचारिक मंथन था। इन दोनों एक्सट्रीम विचारधाराओं के बीच एक तीसरा और बड़ा ही अनोखा प्रयोग भी हुआ। पंजाब के कादियान में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। मूल रूप से ये आंदोलन काफ़ी लिबरल था और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था, लेकिन ये आंदोलन तब विवादों में घिर गया और इसने काफ़ी सपोर्ट खो दिया जब इसके संस्थापक ने खुद को कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार घोषित कर दिया। अब इन सब धार्मिक और सामाजिक उथल-पुथल के बीच ब्रिटिश सरकार कोई मूक दर्शक नहीं थी। W. हंटर का ये कोट इस बात को पूरी तरह से साबित करता है। उन्होंने लिखा था, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये साफ दिखाता है कि जमीनी स्तर पर जो धार्मिक बदलाव हो रहे थे, अंग्रेज उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे और सत्ता के समीकरण साधने के लिए बहुत ही बारीकी से कर रहे थे। इस पूरी सदी में सुधारों की डेंसिटी कितनी ज्यादा थी, ये समझने के लिए इन अन्य आंदोलनों पर एक नज़र डालना जरूरी है। 1804 में पूर्वी बंगाल का फराइजी आंदोलन, 1839 का तयूनी आंदोलन, 1863 में कलकत्ता की मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी और 1894 में लखनऊ का नदवतुल उलेमा।
इन सभी के अलग अलग संस्थापक थे, अलग अलग इलाके थे, लेकिन मकसद कहीं ना कहीं एक ही था, शोषित समाज को शिक्षित करना और उन्हें मुख्य धारा में लाना। महज 100 सालों के भीतर इतने सारे आंदोलन होना सच में हैरान करने वाला है। अब ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ सिर्फ कुछ ऐतिहासिक तारीखें रटने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। 1760 से लेकर 1920 तक फैली ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी निरंतर ज्वाला थी जो कभी बुझी ही नहीं। इसे प्रतिरोध की एक ऐसी जबरदस्त लहर समझिए जो भले ही अलग अलग क्षेत्रों में उठी हो, लेकिन अंदर से एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई थी। जब एक जगह विद्रोह की आग थोड़ी शांत होती तो तुरंत किसी दूसरी जगह एक नया आंदोलन खड़ा हो जाता। कमाल की बात है ना। इस पूरी कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो बेहद अहम शब्दों को समझना होगा। पहला शब्द है जनजाति। क्या आप जानते हैं कि आदिवासियों को संबोधित करने के लिए ये शब्द सबसे पहले महान समाज सुधारक ठक्कर बापा ने इस्तेमाल किया था? और दूसरा शब्द है दीकू, जिसका इस्तेमाल आदिवासी समुदाय बाहरी लोगों के लिए करते थे। यकीन मानिए, इन दीकुओं और इनकी शोषण करने वाली बाहरी नीतियों के खिलाफ जो तीखा टकराव हुआ, वही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की असली जान है। भाग 1, प्रारंभिक पूर्वी विद्रोह, बंगाल और असम में उठी चिंगारी। जरा सोचिए, इतने बड़े प्रतिरोध की शुरुआत एक आध्यात्मिक नारे से कैसे हो सकती है? ओम वंदे मातरम। जी हाँ, यही वो शक्तिशाली नारा था जिसने 1760 से 1800 तक चले सन्यासी विद्रोह में जान फूंक दी थी। हुआ यूं कि बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा, लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने टैक्स में कोई रियायत नहीं दी। उनकी इसी निर्दयता को देखकर सन्यासियों का गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे नियंत्रित कर लिया, लेकिन इस महान विद्रोह की गूंज बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ में आज भी अमर है। अब ये शुरुआती विद्रोह एक जैसे बिल्कुल नहीं थे। इनकी प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर था। उदाहरण के लिए बंगाल के पागलपंथी विद्रोह को ही ले लीजिए, जो 1825 में शुरू हुआ। ये गारो जनजाति का एक धार्मिक संप्रदाय था जिसे करम शाह और उनके बेटे टीपू मीर ने चलाया था। इनका पूरा फोकस सत्य, समानता और भाईचारे पर था। वहीं दूसरी ओर 1822 का रामोसी विद्रोह एकदम अलग था। पश्चिमी घाट की रामोसी जनजाति द्वारा किया गया यह विशुद्ध रूप से एक किसान विद्रोह था, जिसे पहले चित्तर सिंह और बाद में नरसिंह दत्तात्रेय पंतलकर ने नेतृत्व दिया। एक तरफ अध्यात्म तो दूसरी तरफ किसानी हक की लड़ाई। उस समय पूर्वी भारत में तो जैसे असंतोष की आंधी चल रही थी। असम में गोंधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 का अहोम विद्रोह हुआ। मेघालय की जयंतिया और गारो पहाड़ियों में 1833 में तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का बिगुल फूका। और ओडिशा में पाइक विद्रोह को कौन भूल सकता है, जहां 1817 में जगबंधु के नेतृत्व में सैनिकों ने हथियार उठा लिए। इसके साथ ही बंगाल में दादू मीर का फराजी विद्रोह और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में गंगा नारायण का भूमिज विद्रोह भी इसी धधकती ज्वाला का हिस्सा थे। सब जगह एक ही मांग थी, शोषण से आजादी। भाग 2, मध्य भारत के जनजातीय विद्रोह, हृदयस्थली के जंगलों की आग। अब रुख करते हैं मध्य भारत की ओर, जहां संथाल विद्रोह के रूप में एक बहुत बड़ा और हिंसक अध्याय लिखा गया। दरअसल जब 1793 में अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, तो संथाल आदिवासियों से उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें रातों रात छीन ली गईं। राजमहल की पहाड़ियों में, जिसे दामन एक कोह भी कहा जाता था, जमींदारों का शोषण इतना बढ़ गया कि सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में एक महाविद्रोह भड़क उठा। अपने हक के लिए लड़ी गई आदिवासियों की यह लंबी लड़ाई 1856 आते आते समाप्त हुई, लेकिन इसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं। इसी कड़ी में बिरसा मुंडा का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मुंडा जनजातियों का ये ऐतिहासिक विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1895 में एक अद्भुत मोड़ आया जब बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर दिया। उनके अनुयायियों के मन में उनके लिए इतनी गहरी श्रद्धा थी कि उन्होंने बिरसा को धरती आबा की उपाधि दे दी। अब आप ही बताइए, जब कोई विद्रोह सिर्फ हक की लड़ाई न रहकर एक ईश्वरीय और सांस्कृतिक जागरण बन जाए तो उसका प्रभाव कितना गहरा होगा। मध्य भारत के इन घने जंगलों में और भी कई बड़े आंदोलन पनप रहे थे। 1831 की बात है, जब कोल जनजाति ने देखा कि उनकी पारंपरिक चावल की शराब पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में उन्होंने जबरदस्त विद्रोह कर दिया।
वहीं 1870 में भागीरथ मांझी ने प्राचीन जनजातीय परंपराओं को वापस लाने के लिए खेरवार या सफाहार आंदोलन की शुरुआत की। इसके अलावा जत्रा भगत का ताना भगत आंदोलन और भोलानाथ सिंह का तमाड़ विद्रोह भी इन्हीं जंगलों से उठी वो गूंज थी जो लगातार और निडर होकर अंग्रेजी नीतियों को खुली चुनौती दे रही थीं। भाग 3 पश्चिमी और दक्षिणी प्रतिरोध, फैलती हुई लपटें। विद्रोह की ये आग सिर्फ पूर्व या मध्य भारत तक सीमित नहीं थी, पूरे देश में एक साथ असंतोष उबल रहा था। पश्चिम में देखिए, 1820 में खानदेश में सरदार दशरथ के नेतृत्व में भील विद्रोह हुआ। 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाबाजी अहेरकर ने गलकरी विद्रोह की कमान संभाली। थोड़ा दक्षिण की तरफ चले तो 1920 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चेंचू आदिवासियों ने चरागाह शुल्क के विरोध में वेंकटप्पैया के नेतृत्व में अपना प्रसिद्ध जंगल सत्याग्रह किया, और दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में वीर पी कट्टगुम्मन के नेतृत्व में हुआ पोलीगारों का विद्रोह तो अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण का सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। कुछ आंदोलन तो अपनी प्रकृति में बिल्कुल ही अनूठे थे। आंध्र प्रदेश के रंपा विद्रोह को ही ले लीजिए, इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो खुद एक गैर आदिवासी थे। हालांकि वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से बहुत अधिक प्रेरित थे, लेकिन उनका ये दृढ़ विश्वास था कि आदिवासियों के कल्याण के लिए केवल शांति से काम नहीं चलेगा, बल्कि हिंसा पूरी तरह से आवश्यक है। ये घटना हमें दिखाती है कि उस दौर के संघर्ष कितने जटिल और विविध थे। भाग 4 सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, आंतरिक जागरण। अभी तक हमने हथियारों से लड़ी गई लड़ाइयों की बात की, लेकिन समाज के अंदर भी एक गहरी वैचारिक लड़ाई लड़ी जा रही थी। आंतरिक सुधारों की इसी कड़ी में 1851 में बंबई में रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना हुई। दादा भाई नौरोजी फरदोंजी और उनके साथियों का एक बड़ा लक्ष्य था पारसी धर्म की प्राचीन पवित्रता को वापस लाना और समाज की स्थिति को सुधारना। अपने इन प्रगतिशील विचारों को हर घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने गुजराती भाषा में एक साप्ताहिक अखबार भी निकाला, रस्त गुफ्तार, जिसका मतलब होता है सत्यवादी। सच में एक बड़ा कदम। सिख धर्म में सुधार आंदोलनों का विकास भी ऐसा ही एक रोचक वैचारिक सफर तय करता है। जैसा कि हम जानते हैं, इस नवीन धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी। समय के साथ समाज में कुछ कुरीतियां आ गईं, जिन्हें दूर करने के लिए दयाल साहब ने निरंकारी आंदोलन शुरू किया। इसके बाद 1840 में पंजाब में भगत जवाहर मर के नेतृत्व में कूका आंदोलन ने जन्म लिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1840 में ये कूका आंदोलन महज एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि यह जल्द ही एक बहुत ही मजबूत राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। और इसी कूका आंदोलन से एक नई वैचारिक शाखा निकली, नामधारी आंदोलन। बाबा राम सिंह और उनके शिष्य बालक सिंह ने इसे स्थापित किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आंदोलन अपने समय से कितना आगे की सोच रखता था। इन्होंने मूर्ति पूजा, वृक्ष पूजा और गोमांस भक्षण का कड़ा विरोध किया। और सबसे शानदार बात, इन्होंने महिलाओं की समानता और विधवा पुनर्विवाह का खुलकर समर्थन किया। इस आंदोलन के लोगों की एक बहुत ही विशिष्ट पहचान थी। वे हमेशा श्वेत पगड़ी और श्वेत वस्त्र ही धारण करते थे, जिससे उन्हें भीड़ में भी आसानी से पहचाना जा सकता था। चलिए सीधे इसके मेन कारण पर आते हैं। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, अंग्रेजों ने भारतीय किसानों का शोषण इतने बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया था कि पानी सिर से ऊपर जा चुका था। इस निर्मम शोषण का नतीजा ये हुआ कि भारतीय किसान अत्यधिक गरीब हो गए, वो अपनी ही जमीन पर लाचार हो गए, और इसी भुखमरी और हताशा ने एक ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जिसने देखते ही देखते पूरे देश में बड़े पैमाने पर किसान विद्रोह का रूप ले लिया। ये सालों के दर्द का एक राष्ट्रव्यापी विस्फोट था। अब 19वीं सदी की इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। आप देख सकते हैं कि भारत के अलग अलग कोनों से प्रतिरोध की आग अचानक कैसे धधकने लगी थी। 1836, 1859 और 1873 ये वो साल हैं जहां ये तय हो गया था कि अब अन्याय और नहीं सहा जाएगा। ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त थे और इनमें किसानों का आक्रोश बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। अगर हम लाइन बाय लाइन बात करें तो शुरुआती विद्रोहों में सबसे बड़ा नाम आता है 1859 के नील विद्रोह का। बंगाल के नदिया जिले से शुरू हुए इस आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने बड़ी ही निडरता से किया था।
लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है इसका कल्चरल इम्पैक्ट। इस आंदोलन की गूंज हमें दीनबंधु मित्र के मशहूर नाटक नील दर्पण और हरिश्चंद्र मुखर्जी की हिंदू पैट्रियट में साफ सुनाई देती है। इन साहित्यों ने किसानों के दर्द को पूरे देश के सामने लाकर रख दिया था। इसके बाद आता है 1873 का पाबना विद्रोह, जो बंगाल के यूसुफशाही परगना में हुआ था। इसका कारण बहुत सीधा था। जमींदारों ने लगान की दरें हद से ज्यादा बढ़ा दी थी। ईशान चंद्र राय, शंभूपाल, केशव चंद्र राय और खोदी मल्ला जैसे नेताओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है, इस विद्रोह को लेफ्टिनेंट गवर्नर कैम्पबेल का समर्थन मिला था। आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि यह विद्रोह सीधे तौर पर अंग्रेजों के नहीं बल्कि लालची जमींदारों के खिलाफ था। चलिए अब सीधा दक्षिण भारत का रुख करते हैं। 1836 का मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। ये एक बहुत ही विशिष्ट जनसंख्या की यानी डेमोग्राफी से जुड़ा था। ये लोग 8वीं और 9वीं शताब्दी में आए अरब प्रवासियों के वंशज थे। अली मुस्लियार ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और सबसे दिलचस्प बात, इस आंदोलन को बाद में खिलाफत आंदोलन के बड़े नेताओं जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत अली और स्वयं महात्मा गांधी का भी पूरा समर्थन मिला। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक बड़े सत्याग्रह में बदल जाता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ महात्मा गांधी के आने से ये प्रतिरोध बहुत ज्यादा संगठित हो गया। 1917 और 1918 के साल भारतीय किसान संघर्ष में एक नए और बेहद शक्तिशाली अहिंसक युग की शुरुआत थे। 1917 का चंपारण सत्याग्रह हमारे इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। बिहार से शुरू हुए इस सत्याग्रह को लीड किया महात्मा गांधी ने। ये यूरोपीय नीलहे जमींदारों और उनकी 3 कठिया पद्धति के खिलाफ था। अब ये व्यवस्था कितनी क्रूर थी इसे समझिए। किसानों को अपने 20 कट्ठे के खेत में से 3 कट्ठे पर जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी और इसका नतीजा, एक बार नील बोने पर वो जमीन पूरे 3 साल के लिए बंजर हो जाती थी। लेकिन गांधी जी के आने से अंततः इस अमानवीय सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। चंपारण के तुरंत बाद 1918 में गुजरात के खेड़ा से महात्मा गांधी ने एक और बड़ा आंदोलन शुरू किया, खेड़ा सत्याग्रह। जरा सोचिए, इलाके में भयंकर अकाल पड़ा है, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं और फिर भी अंग्रेज निर्दयता से टैक्स वसूल रहे हैं। ये सच में क्रूरता की हद थी। लेकिन किसानों ने गांधी जी के नेतृत्व में टैक्स देने से साफ मना कर दिया और आखिरकार अंग्रेजों को झुककर टैक्स माफ करना ही पड़ा। 1920 आते आते किसानों ने खुद को और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। 1920 में रामचंद्र जी ने अवध किसान सभा का गठन किया और फिर इसी अवध प्रांत में 1921 में मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में एका आंदोलन चला। इस आंदोलन की सबसे पावरफुल बात यह थी कि किसान सभा स्थल पर पवित्र गंगा की सौगंध खाते थे कि वो किसी भी हाल में तय लगान से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं देंगे। ये उनकी अटूट एकता का प्रतीक था। अब हम आजादी के काफी करीब आ चुके हैं। 1928, 1929 और 1946 के दौरान किसानों का एकीकरण अपने चरम पर पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था मानो अब पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की फाइनल तैयारी हो चुकी है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। 1928 का बारडोली सत्याग्रह सिर्फ एक टैक्स विरोधी आंदोलन नहीं था। अकाल के दौरान टैक्स वसूली के खिलाफ वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया, लेकिन इसमें महिलाओं की भागीदारी देखने लायक थी। कस्तूरबा गांधी, मनीबेन पटेल, शारदाबेन शाह और शारदा मेहता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और सबसे खास बात, इसी आंदोलन की सफलता के बाद बारडोली की महिलाओं ने ही गांधी जी के माध्यम से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की ऐतिहासिक उपाधि दी थी। इसके बाद 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार किसान सभा बनाई, जिसने किसानों को एक मजबूत मंच दिया। और फिर आज़ादी से ठीक 1 साल पहले 1946 में बंगाल और त्रिपुरा में तेभागा आंदोलन हुआ। कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने इसे लीड किया और ये मुख्य रूप से बटाईदार किसानों का संघर्ष था जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें दिखाती है कि कैसे अलग-अलग किसान सभाओं का गठन हुआ। अगर हम एक एक करके देखें, 1879 में महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने फड़के विद्रोह किया। 1913 से 1941 तक चला राजस्थान का बिजौलिया आंदोलन, जिसे साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक ने लीड किया। फिर 1920 में यूपी में बाबा रामचंद्र की अवध किसान सभा और 1929 में बंगाल में
फजलुल हक, अकरम खान और अब्दुर रहीम द्वारा बनाई गई कृषक प्रजा पार्टी। ये सब साफ बताते हैं कि किसान राजनीतिक रूप से कितने जागरूक हो रहे थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस लिस्ट को पूरा करते हैं। 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। 1938 से 47 के बीच बिहार में यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन जैसे दिग्गजों ने बकाश्त कृषक आंदोलन चलाया। 1945 में बंबई में गोदावरी परुलेकर का वर्ली विद्रोह और अंत में 1946 से 1951 तक चला कमरैया का तेलंगाना आंदोलन। आप देखिए, आज़ादी मिलने के बाद तक किसानों के अधिकारों की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सीधे इस ओरिजिनल दस्तावेज पर आते हैं। ये ब्रिटिश कालीन भारत की संस्थाओं का एकदम प्रामाणिक ऐतिहासिक डेटा है। आज का लक्ष्य बहुत साफ है। इस पूरी लिस्ट को एक एक पंक्ति करके बिल्कुल शुरू से आखिर तक पढ़ना है। कोई भी नाम, जगह या साल छूटने वाला नहीं है, ताकि ये सारा अहम डेटा एक ही बार में दिमाग में बैठ जाए। तो ये रही हमारी बिना टूटने वाली टाइमलाइन। 1780 से शुरू होकर सीधा 1921 तक, पूरे 140 साल का इतिहास एक ही सांस में। सफर शुरू होता है 18वीं सदी के बिल्कुल आखिर से। सबसे पहले 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसके ठीक 4 साल बाद 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत कर दी। फिर 1791 आता है जब जॉनथन डंकन में बनारस में संस्कृत कॉलेज बनाया। अब 19वीं सदी की शुरुआत देखिए। 1815 में बंगाल में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया और इसके तुरंत बाद 1817 में डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की नींव रख दी। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। 1826 से 1832 के बीच बंगाल में हेनरी विवियन डिरोजियो के नेतृत्व में यंग बंगाल आंदोलन चला। इसके बीच ही 1828 में राजा राम मोहन राय ने बंगाल में ऐतिहासिक ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखिए। ठीक 2 साल बाद 1830 में राधाकांत देव ने बंगाल में ही रूढ़िवादी धर्म सभा बना दी और फिर 1838 में द्वारकानाथ टैगोर में बंगाल में लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किया। ये सब एकदम बैक टू बैक हो रहा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये सारा एक्शन सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं था। 1851 में बंबई में दादाभाई नौरोजी ने रहनुमाई मजदायसन सभा शुरू की। 1861 में स्वामी जी महाराज द्वारा आगरा में राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके बाद 1867 में महाराष्ट्र के अंदर महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना सभा स्थापित की और 1870 तो काफी अहम साल रहा। कलकत्ता में केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ बनाया और उसी साल, जी हां, 1870 में ही महादेव गोविंद रानडे ने महाराष्ट्र में पूना सार्वजनिक सभा की भी स्थापना कर दी। और अब आते हैं 1870s के उस दशक पर जो सच मानिए संस्थाओं के विकास के लिए एक विस्फोट की तरह था। 1873 में पुणे में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की नींव रखी। अब 1875 को देखिए, इस एक साल में क्या क्या हुआ। बॉम्बे में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया। उसी समय न्यूयॉर्क में कर्नल ऑलकार्ट और मैडम ब्लवात्स्की ने 1875 से 1882 के बीच थियोसॉफिकल सोसाइटी शुरू की, जो बाद में मद्रास के अड्यार आ गई। और इसी साल 1875 में ही सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी स्थापित कर दिया। है ना कमाल की बात। ये रफ्तार यहीं नहीं रुकती। 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई और इसमें कई बड़े नाम शामिल थे। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर और नाम जोशी। अगले ही साल 1885 में बीएम मालाबारी ने बंबई में सेवा सदन शुरू किया। फिर 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना की और दशक के आखिर में 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा पंजाब के गुरदासपुर में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत हुई। अब हम इस 140 साल लंबी लिस्ट के आखिरी पड़ाव यानी 20वीं सदी में आ गए हैं। 1905 में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई। 1910 में सरलाबाई देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल स्थापित किया। 1916-17 के दौरान मद्रास में सीएन मुदलियार, टीएम नायर और पी त्यागराया चिट्टी ने मिलकर जस्टिस पार्टी का गठन किया।
और अंत में इस लंबी टाइमलाइन का समापन होता है 1921 में, जब रवींद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की। 1780 से शुरू हुआ यह सफर 1921 तक आकर एक पूरा युग समेट लेता है। इतनी लंबी लिस्ट और इतने सारे तथ्यों को एक साथ देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। इन सभी संस्थाओं में से आखिर किस संस्था ने आधुनिक भारत की नींव को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? हर एक संगठन ने शिक्षा, समाज या राजनीति में कुछ न कुछ ऐसा जरूर किया है जिसका असर आज भी देखा जा सकता है। ये सच में सोचने वाली बात है। तो ब्रिटिश कालीन भारत की इन संस्थाओं के इस विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण में बस इतना ही। अगर ये प्रस्तुति अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।